everybody to this new lecture of our book Electronic Communication System. Today we will continue our discussion about the methods of generation of frequency modulated waves. Okay, so as we were discussing in our previous lecture, that there are mainly two methods of FM generation. That is, there are mainly two methods which are used to generate frequency modulated wave. Okay, and the method is the direct method and the indirect method. What is the meaning by this direct method and what is the mean by indirect method? Okay, so let's take a look on these methods. The direct method. Why this method is called as direct method? The reason is when the frequency of carrier is modulated by information signal, यानी जब भी कैरियर की फ्रीक्वेंसी, चूंकि हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में और इसी की जनरेशन के बारे में बात करें, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात करते तो ये बात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में होती। डायरेक्ट मेथड से मतलब ये है कि जब भी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डेंस में चेंज हो, यानी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिग्नल और यू कैन से इट एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी डायरेक्टली जब भी आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करें उसके अकॉर्डेंस में कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए बाय द चेंज in the informational signal or modulating signal or voice signal, you can, or in masses, or you can say anything about this information signal. And when you want to change or you do change in informational signal, the consequently there is a change in frequency of carrier. That's why this is the direct method. That's why it is called as direct method, because as soon as you change in the informational signal, there must be a change in carrier frequency. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जैसे ही आप चेंज करेंगे तुरंत चेंज आ जाएगा, किसमें? फ्रीक्वेंसी में। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड में आप कैरियर वेव के फेज में चेंज देखते हैं जब आप क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करते हैं। यानी यहाँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में या इंफॉर्मेशन सिग्नल में चेंज करने से डायरेक्ट कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, डायरेक्ट कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। इसलिए ये जो मेथड है ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ आप चेंज इंफॉर्मेशन सिग्नल में कर रहे हैं और कॉन्सिक्वेंटली चेंज आ रहा है फेज ऑफ कैरियर में, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया, फ्रीक्वेंसी में चेंज यहाँ है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी में चेंज, और यही तो हम चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। लेकिन यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन सिग्नल में जैसे ही आप चेंज करेंगे वो कॉन्सिक्वेंटली चेंज शो करेगा किसमें, फेज ऑफ द कैरियर वेव, फेज ऑफ द कैरियर वेव, ना कि वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा है, किसकी, कैरियर वेव की। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। और जब ये फेज में चेंज करेगा तो एक्चुअली ये फेज ही चेंज, ये फेज का जो चेंज है ये कॉज करेगा फ्रीक्वेंसी चेंज में। दैट्स व्हाई यहाँ स्टेप अलग अलग है। स्टेप क्या है, पहले वाला स्टेप है कि आप पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज कीजिए, उसके बाद फेज में चेंज होगा, किसके फेज में चेंज होगा, कैरियर वेव के फेज में चेंज होगा। और कैरियर वेव के जो फेज का चेंज है वो रिजल्ट करेगा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। दैट्स वाई एक ये जो मिडिल स्टेप आ गया फेज चेंज का, इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। यानी यहाँ आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये ब्लॉक डायग्राम आप ड्रॉ करें, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके,
और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में अगर आप चेंज करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इस तरह का कोई साइन वेव सिग्नल होगा, इस तरह का कोई साइन वेव सिग्नल, यानी इसके एम्पलीट्यूड में जैसे जैसे चेंज करते हैं इस तरह के सिग्नल को, क्योंकि वॉइस सिग्नल तो बहुत डिस्टॉर्टेड सिग्नल, इस तरह के सिग्नल को हम वॉइस सिग्नल, इस तरह ये कोई वॉइस सिग्नल हो सकता है ना। तो बाई द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो अगर आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज होता है, यानी इसके एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, तो कॉन्सिक्वेंटली आपको चेंज मिलेगा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में, यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा होगी और फिर कहीं कम होगी। कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी और फिर कहीं पर आपको कम मिलेगी। तो यहाँ क्या है प्रोसीजर कि आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज किया, डायरेक्टली आपको किस में चेंज मिल गया, फ्रीक्वेंसी में। किस में चेंज किया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज किया, और कॉन्सिक्वेंटली आपको चेंज मिल गया इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। यहाँ कोई मिडिल स्टेप नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि अगर आपके पास फिर से कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इस तरह की शेप का कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और इसमें आप चेंज करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज होता है, तो यहाँ कैरियर वेव के फेज में चेंज होता है पहले, और ये जो फेज का चेंज है यही फिर रिजल्ट करता है फ्रीक्वेंसी चेंज में, फ्रीक्वेंसी चेंज में, फेज चेंज। और ये किसका फेज चेंज होता है, कैरियर वेव का, कैरियर वेव का। और कैरियर वेव का ये फेज चेंज ही कॉज करता है किसमें, द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ द कैरियर वेव। यानी इनडायरेक्ट मेथड में अगर आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करते हैं, ये आपका इस तरह के कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इस तरह का, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करने से पहले फेज में चेंज हो किसके, कैरियर वेव के, और वो जो फेज का चेंज है वो कॉज करेगा फ्रीक्वेंसी चेंज में। यानी यहाँ डायरेक्टली आप कहाँ नहीं पहुंचे, फ्रॉम द चेंज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ डायरेक्ट आप नहीं पहुंचे, एक मिडिल स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड। और यहाँ क्या है इस वाले मेथड में, इसमें आप जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करते हैं तुरंत आप कहाँ, उससे चेंज कहाँ होता है, इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। लेकिन यहाँ अगर आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज करते हैं तो उसमें डायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं मिलेगा, आपको एक इंटरमीडिएट स्टेप को फॉलो करने पड़ेगा। दैट इंटरमीडिएट स्टेप इज अबाउट द फेज चेंज ऑफ कैरियर वेव। और फेज चेंज का जो कैरियर वेव का जो फेज चेंज है वही फिर रिजल्ट करेगा किसमें, इनटू द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ कैरियर वेव। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज indirect method, and the first method, this method is known as the direct method of frequency modulated wave or to the generation of frequency modulated wave. Okay, तो ये हमारे पास दो मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास था इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड जब हम करना चाहते हैं, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये दो मेथड है। डायरेक्ट मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। द फर्स्ट मेथड इज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर मेथड एंड सेकंड इज द ब्रेक्टर डायोड मेथड। यानी रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की हेल्प से भी हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट कर सकते हैं, और ब्रेक्टर डायोड की हेल्प से भी हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट कर सकते हैं। तो जब हम कल एक मेथड पे डिस्कस कर रहे थे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, और रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को भी हम या तो ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए मॉड्यूलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को, या फिर हम फैट को यूज करते हुए इस काम को कर सकते हैं। या ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा जो इनमें से इक्विपमेंट है वो मौजूद है, या फिर कौन ज़्यादा कॉस्टली है, वो सब बातें वहाँ डिपेंड करेगी, कौन से का ऑपरेशन स्मूथ है। तो डायरेक्ट मेथड को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर मेथड और दूसरा है ब्रेक्टर डायोड मेथड।
ओके, यहाँ हमने कल बात कर ली थी ट्रांजिस्टर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के ऊपर। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड में केवल आर्म स्ट्रोक फेज मेथड, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे फॉर द जनरेशन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम वेव, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इसके लिए केवल हमारे पास एक ही टूल है, वो है आर्म स्ट्रोक फेज मेथड और आर्म स्ट्रोक फेज मॉड्यूलेटर। ओके, क्योंकि फेज मैंने बताया कि अगर इनडायरेक्ट मेथड आप यूज करेंगे तो ये जो मेथड है जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने डेवलप किया था, वो कैरियर वेव के फेज में चेंज लाएगा, और वो जो फेज में चेंज है वो कॉन्सिक्वेंटली चेंज लाएगा टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। एक्चुअली आगे जब हम फेज मॉड्यूलेशन को स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फेज मॉड्यूलेशन एक्चुअली एक स्पेशल टाइप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। यदि फेज मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि एक बहुत सीधा सीधा अंतर हम देख पाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, कि अगर एम्पलीट्यूड बदलता है कैरियर वेव का तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ, और कैरियर वेव की अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ। लेकिन जब हम फेज मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इज अ फेज मॉड्यूलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी फेज मॉड्यूलेशन वास्तव में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही है। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आए हैं, जब फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ हम जरूर इस बात को समझाएंगे कि कैसे फेज मॉड्यूलेशन एक स्पेशल टाइप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास केवल एक टूल है आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर, और डायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो मेथड है। या तो हम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को यूज कर लें बाय द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर और बाय द यूज ऑफ फैट, या फिर हम वेक्टर डायोड को यूज कर ले। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए इसका ऑपरेशन हमने कल समझा था। आज हम वेक्टर डायोड के बारे में समझेंगे, यानी किस तरह से वेक्टर डायोड की हेल्प से और बाय द यूज ऑफ वेक्टर डायोड हम जनरेशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का। ये हमारा आज टास्क है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्चुअली जो वेक्टर डायोड है वो वेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। ओके, वेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेक्टर डायोड है क्या, या इसका कंस्ट्रक्शन या इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है। जब हम एक बार वेक्टर डायोड के ऑपरेशन से, इसकी कंस्ट्रक्शन से, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट से, इसके वर्क से हम फेमिलियर हो जाएंगे, तब हम फ्रीक्वेंटली इसको किसी सर्किट में यूज करेंगे और वहां से देखेंगे कि किस तरह से वेक्टर डायोड हमारे लिए हेल्प करता है फॉर द जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, वेक्टर डायोड क्या है। वेक्टर डायोड जो वेक्टर वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये अगर वेक्टर डायोड को आप बोलना चाहिए तो वेरिकैप डायोड भी बोल सकते हैं। वेरिकैप जो वेरी वर्ड है वेरिकैप में, यानी वेक्टर डायोड का एक दूसरा नाम अब वेरिकैप डायोड भी है। और जो ये वेरिकैप वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है वेरी, वेरी का मतलब होता है वेरिएबल, और दूसरा शब्द इसमें है कैप, कैप का मतलब होता है कैपेसिटर। यानी ये जो वर्ड है वेरी कैप, इसका मतलब हुआ वेरिएबल कैपेसिटर, और डायोड यहाँ पहले से है ही, तो वेक्टर डायोड को हम वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कह सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर डायोड एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है, या इनडायरेक्टली द ऑपरेशन of a vector diode can be assumed as the operation of a variable capacitor. ओके, डायोड का मतलब डायोड एक ऐसी डिवाइस जिसके दो सिरे हों। डाई मीन्स दो, ओड मीन्स सिरे, तो एक ऐसी डिवाइस जिसके दो सिरे हों। वेक्टर डायोड का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वेक्टर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बाइस में यूज करते हैं। यानी जिस तरह से हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे डायोड हमने वहाँ स्टडी किए हैं, हमने वहाँ पीएन जंक्शन डायोड स्टडी किया है जिसको हम बेसिक डायोड कहते हैं, वहाँ हमने जेनर डायोड स्टडी किया है, हमने वहाँ फोटो डायोड, एलईडी डायोड, ये सब स्टडी करके आए हैं। तो लाइक जेनर डायोड एंड फोटो डायोड, द वेक्टर डायोड इज ऑल्सो ऑपरेट्स इन द रिवर्स बाइस कंडीशन। ओके,
Vector diode is always like Zener diode and photodiode is operating in the reverse bias form or reverse bias condition. ओके, रिवर्स बाइस में हम इसको यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हमारे पास दो कंडक्टिंग रीजन्स होते हैं और कंडक्टिंग रीजन्स के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग रीजन जिसे हम डिप्लेशन रीजन भी कई बार कहते हैं। ये डिप्लेशन रीजन होते हैं, इसमें नॉन मूविंग चार्ज कैरियर्स रहते हैं। ये देखिए इसके दो सिरे हैं इस डिवाइस के, इसलिए हम इसको डायोड कहते हैं। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर डायोड को किस तरह से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए। ये इस सिंबल से तो आप फैमिलियर होंगे, लेकिन इस सिंबल के साथ ये जो डायोड का सिंबल है इसके साथ साथ यहाँ देखिए एक कैपेसिटर लगाया गया है, एक कैपेसिटर का सिंबल है। तो एक्चुअली ये जो है एक डायोड है और उसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये डायोड की एक विशेषता है कि हमेशा इसे हम किस में ऑपरेट करेंगे, हमेशा हम इसे रिवर्स बाइस में यूज करेंगे, लाइक जेनर डायोड एंड लाइक फोटोडायोड। ओके, तो ये था वेक्टर डायोड के बारे में। अब वेक्टर डायोड के ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि वेक्टर डायोड का जब हम ऑपरेशन करेंगे तो किस तरह रेस्पॉन्स करता है। ओके, सो लेट्स सी इट दिस। ये देखिए जो वेक्टर डायोड है उसका ऑपरेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की है। आप चूंकि ये एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, ये जो वेक्टर डायोड का जो फंक्शन है एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, तो आप ये इस फॉर्मूले से बहुत फैमिलियर होंगे दैट C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A ओवर D। ओके, जहां जो C है वो कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर, बिकॉज ये जो डायोड है जिसको हम वेक्टर डायोड कह रहे हैं ये एक्चुअली में एक वेरिएबल कैपेसिटर ही है। यहाँ राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन A है और D है, यानी एप्सिलॉन A ये जो डायोड के दो एंड है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डिप्लेशन रीजन के दो एंड है यहाँ से और यहाँ तक, आप इन लाइंस को आप उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं दो, ये वही दो रीजन्स की लाइंस हैं जिसको हम वेक्टर डायोड में यूज करते हैं। तो चूंकि वेक्टर डायोड एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है और किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। द फर्स्ट थिंग इज एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी ये जो दो प्लेट्स जिनको हम दो प्लेट्स कंसीडर कर रहे हैं, ये जिनको हमने दो प्लेट कंसीडर किया है कैपेसिटर की, इनके बीच का जो मीडियम है वो कैसा है। वो एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कई बार हम उसे लकड़ी के बुरादा हम उसे यूज करते हैं, परावैद्युतांक जिसको हम बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जिसको बोलते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करता है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। द सेकंड फंक्शन इज द एरिया ऑफ द प्लेट, यानी ये जो दो प्लेट हमने कंसीडर किया है इनका एरिया कितना है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी उस कैपेसिटर का ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ने से भी बढ़ेगा और एरिया ऑफ द प्लेट ये बढ़ने से भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो D है ओवर D, जो डिनोमिनेटर में D है, इसकी वजह से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो D है ये है क्या, ये इन दो प्लेट्स के बीच की दूरी है, यानी जो डिप्लेशन रीजन की जो दो लाइंस हैं इनके बीच की दूरी आप इसे कह सकते हैं। या फिर अगर इस बात को यहाँ हम सिंबल में समझना चाहें तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि इन दो लाइंस के बीच की दूरी है। अब इसमें रिलेशन कुछ इस तरह का है कि अगर D का वैल्यू बढ़ता है तो
कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती है, और डी की वैल्यू कम होती है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होता है। चूंकि जो वैरेक्टर डायोड है एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, तो ये जो वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस है ये डिप्लेशन रीजन, चूंकि जो डी है वो इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी है, और ये जो दोनों लाइंस हैं ये डिप्लेशन रीजन को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर ये दूरी बढ़ेगी तो हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन बढ़ गया है, और अगर ये दूरी घटेगी तो हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन कम हो गया है। ओके, तो जो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन, ए एंड डी, वेयर एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium, A is the area of the plates of the capacitor or parallel plate capacitor, and D is the distance between the plates of a capacitor. Okay, अब देखिए अगर हम इस डायोड को रिवर्स बाइस वोल्टेज में यूज करते हैं, चूंकि आपने देखा होगा ये इसका पॉजिटिव एंड है तो हमने यहाँ निगेटिव लगाया है, और जो निगेटिव एंड है उस पर हमने पॉजिटिव करने, तो ये एक रिवर्स बाइस की कंडीशन में अभी वर्क कर रहा है। तो ये जो अभी जो वर्क कर रहा है इस तरह की कंडीशन में ये नैरो कंडक्टिंग रीजन्स हैं, यानी यहाँ जो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो कम है, नैरो है, इसीलिए हमने कहा कि ये नैरो कंडक्टिंग रीजन है। और नैरो कंडक्टिंग रीजन का मतलब ये है कि डिप्लेशन रीजन यहाँ क्या है, नैरो है, छोटा है डिप्लेशन रीजन। और आप ये देखिए कि डिप्लेशन रीजन अगर ये डी की वैल्यू कम होगी तो कॉन्सिक्वेंटली सी की वैल्यू जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ देखिए कि मोर कैपेसिटेंस, यानी जैसे जैसे डी की वैल्यू कम होगी इन अकॉर्डेंस सी का वैल्यू बढ़ेगा जब हम इसको रिवर्स वाइस में यूज करते हैं। अब इस वाली कंडीशन पे डिस्कस कर लेते हैं। वाइड नॉन कंडक्टिंग रीजन जब है, यानी डी की वैल्यू यहाँ आप देख रहे होंगे इन कंपैरिजन टू दिस फिगर, यहाँ बहुत बड़ा वैल्यू है डी का, यानी डिप्लेशन रीजन की वैल्यू यहाँ बढ़ गई है। अब देखिए अगर डी की वैल्यू बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा, और जब हम वैरेक्टर डायोड को रिवर्स बाइस कंडीशन में यूज कर रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और जब ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और इसके डिप्लेशन रीजन की वैल्यू बढ़ेगी यानी वाइड नॉन कंडक्टिंग रीजन होगा, तो इसकी वजह से जो डी की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो सी का वैल्यू है, क्योंकि इस फॉर्म में जब वैरेक्टर डायोड रिवर्स बाइस में यूज करता है एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, और वेरिएबल कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर की अगर डी की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ती है तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर ये कम हो जाता है। तो यहाँ देखिए लेस कैपेसिटेंस, यानी सीधी बात यह है कि डिप्लेशन रीजन की वैल्यू अगर कम है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी इस वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस जो एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है वो ज्यादा होगा, और अगर डिप्लेशन रीजन की वैल्यू बढ़ती है यानी इस डी की वैल्यू बढ़ती है तो कॉन्सिक्वेंटली इन अकॉर्डेंस जो वैरेक्टर डायोड है जो एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है उसका जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाता है। ये बात हम कर रहे हैं वैरेक्टर डायोड के बारे में, लेकिन जो हमारा टास्क है, जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है वो है वैरेक्टर डायोड को मॉड्यूलेटर की तरह, और किस मॉड्यूलेटर की तरह, एफएम मॉड्यूलेटर की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं। तो अब आप उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम वैरेक्टर डायोड को एफएम मॉड्यूलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये एक जनरल केस है, इसके बाद हम समझेंगे कि वैरेक्टर डायोड को हम कैसे यूज करते हैं। अभी एक जनरल केस को हम डिस्कस कर रहे हैं और वहां से आगे इसी आइडिया को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और वहां से समझेंगे द ऑपरेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड एज अ एफएम मॉड्यूलेटर। अभी आप इस बात को समझिए, एक जनरल केस है। यहाँ इस फिगर में अगर आप देखें कहीं भी आपको कोई वैरेक्टर डायोड कोई वैरेक्टर डायोड देखने को नहीं मिलेगा इस पूरी फिगर में। एक्चुअली एक जनरल केस है, ये एक जनरल केस है, और ये जनरल केस जो हमें आइडिया देगा उसी को हम जनरलाइज करेंगे टू द वैरेक्टर डायोड। ओके, सो लेट्स सी इट। देखिए ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है,
जिसको हमें इनपुट सिग्नल में डालना है, और इसके चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जानी चाहिए, किसकी? कैरियर वेव की। यही तो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। यानी जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इनपुट सिग्नल या मैसेज सिग्नल, जो भी आप इसे बोलना चाहिए, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, इन अकॉर्डेंस टू दैट कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होना चाहिए। ओके। अब होता क्या है कि जब हम इस तरह के सिग्नल को यहां इस एलसी टैंक सर्किट में डालते हैं, एक्चुअली एलसी टैंक सर्किट क्या होता है कि एलसी टैंक सर्किट होता है अगर आपको साइनोसोडियल वेव का जनरेशन करना है, ओके, या सिंपली आप कहें कि आप साइन वेव का जनरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज होता है एलसी सर्किट। यहाँ वाइब्रेशन होते हैं एल और सी के बीच में, जिसके कारण यहाँ साइनोसोडियल वेव का जनरेशन होता है। ठीक है, तो आप सिंपली एलसी सर्किट को, या इसको हम कई बार एलसी टैंक सर्किट भी कहते हैं, एलसी सर्किट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एक साइनोसोडियल वेव के जनरेशन के लिए यूज होता है। ओके, तो ये इस प्रकार की साइनोसोडियल वेव को जनरेट करता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई एलसी सर्किट है, और इस एलसी सर्किट के पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया, जिसको हमने कहा कैपेसिटर C1। अब इस कैपेसिटर का इफेक्ट देखते हैं कि इस वेव फॉर्म पे क्या होगा, जो जनरेट किसने की है? एलसी सर्किट ने जनरेट की है। ठीक है, और किसके अकॉर्डेंस में? इन अकॉर्डेंस टू दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो होता क्या है, देखिए एलसी सर्किट है। अब एलसी सर्किट को पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एलसी सर्किट का काम है साइनोसोडियल वेवफॉर्म को जनरेट करना। अब साइनोसोडियल वेवफॉर्म को जब ये जनरेट करेगा और इसके पैरेलल में हमने कोई दूसरा कैपेसिटर लगाया है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ दिस टैंक सर्किट विल बी इंक्रीज्ड। क्योंकि पैरेलल में जब भी कोई दूसरा कैपेसिटर लगेगा तो इसका क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए बात कैसे होती है, ये काम कैसे करता है, पूरा जो वर्क एनालिसिस है या वर्क मैकेनिज्म है इसका, वो कैसे करता है। अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वेवफॉर्म है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इस वेवफॉर्म में जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू होता है, वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू होता है, यानी वोल्टेज क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहाँ अपने पीक पर आता है, तो इसके कारण इस एलसी सर्किट का कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाता है। एलसी सर्किट का कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाता है, और इस इंक्रीज एलसी सर्किट के कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने के कारण जो वेवफॉर्म इसने जनरेट की है, इस एलसी सर्किट में जो वेवफॉर्म जनरेट की है, जो साइनोसोडियल वेवफॉर्म जनरेट की है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इस साइन वेव सिग्नल, आप अभी मॉड्यूलेटिंग भी हम इसे नहीं कह सकते, हम सीधे कह सकते हैं कि ये एक साइन वेव सिग्नल है। तो जब साइन वेव सिग्नल का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है, यानी अपने मिनिमम वैल्यू पे आता है, जिसके कारण इस ओवरऑल सर्किट का कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होता है। ये शायद डिक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, डिक्रीज होता है। इस वोल्टेज के डिक्रीज होने से इस सर्किट का जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होता है, और कैपेसिटेंस के डिक्रीज होने से इस एलसी सर्किट ने जो वेवफॉर्म, जो साइनोसोडियल वेवफॉर्म जनरेट की है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी को देखिए, और यहाँ फ्रीक्वेंसी, इस रीजन में फ्रीक्वेंसी को देखिए, इस रीजन को जरा कंपेयर करके देखिए इस रीजन से। जब वोल्टेज हाईएस्ट है तो फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट है, जब वोल्टेज मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है। और ये जो कैरियर वेव जनरेट की है, किसने जनरेट की है? इस एलसी सर्किट ने जनरेट की है। तो इसी आइडिया को आगे हम जर्नलाइज करेंगे फॉर द ऑपरेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड एज एफएम मॉड्यूलेटर, यानी वोल्टेज का इंक्रीज
कॉन्सिक्वेंटली चेंज करता है कैपेसिटेंस के इंक्रीज में, और कैपेसिटेंस का इंक्रीज रिजल्ट करता है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज में। वोल्टेज का डिक्रीज रिजल्ट करता है कैपेसिटेंस के डिक्रीज में, और कैपेसिटेंस का डिक्रीज रिजल्ट करता है फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज में। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ती है या इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही इस सिग्नल का वोल्टेज ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता है, वैसे ही कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। अब इसी आइडिया को हम जनरलाइज करने जा रहे हैं कहाँ? फॉर द ऑपरेशन ऑफ वरेक्टर डायोड। सो लेट्स सी दैट दिस। यह हमारे पास एक वरेक्टर डायोड है और इसी को हम इसके ऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं, वरेक्टर डायोड के ऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से अपने ऑपरेशन को शुरू करेंगे, यहाँ से, सॉरी राइट हैंड साइड से अपने ऑपरेशन को शुरू करेंगे। ये एक AF ट्रांसफॉर्मर है, यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफॉर्मर है, यानी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इनपुट देते हैं, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इनपुट देते हैं कहाँ? टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ AF ट्रांसफॉर्मर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, उसकी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इनपुट देते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल, वॉइस सिग्नल, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ओके। और जो सेकेंडरी कॉइल है इसी ट्रांसफॉर्मर की, जिसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर कह रहे हैं, इसी की जो सेकेंडरी कॉइल है वो एक निगेटिव DC बाइस से हमने जोड़ रखी, निगेटिव DC बाइस से हमने कनेक्ट कर रखी है, ओके। तो यहां से क्या होता है कि यहां से सेकेंडरी में हम दे रहे हैं निगेटिव DC बाइस और प्राइमरी से आ रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहां जो हमें मिलेगा वो मिलेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ ये निगेटिव DC बाइस, ओके, ठीक है। अब ये है अगला जो फंक्शन है वो है RFC का जिक्र हमने कल भी, इससे पहले वाले जो लेक्चर है हमारा, वहां भी हमने किया था कि RFC क्या है। ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, और रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक का काम ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक जो भी इसे इनपुट मिलेगी ये अपने से DC सिग्नल को पास होने देता है और AC सिग्नल को रोक देता है, यानी AC सिग्नल को ब्लॉक करता है और DC सिग्नल को पास होने देता है। क्योंकि हमें तो वरेक्टर डायोड को अगर यूज करना है तो DC रिवर्स बाइस देनी पड़ेगी, DC रिवर्स बाइस। ये जो निगेटिव DC बाइस दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है कि निगेटिव वोल्टेज कहां तक पहुंच सके? इस वरेक्टर डायोड तक। क्योंकि आपको पता है वरेक्टर डायोड को अभी हम स्टडी करके आए हैं कि वरेक्टर डायोड को हम हमेशा रिवर्स बाइस में यूज करेंगे। तो इस निगेटिव DC बाइस, चूंकि तो DC ही है, ये तो DC ही है, तो RFC चौक इसे रोकेगी ही नहीं, RFC चौक इसे रोकेगी ही नहीं, इसको पास होने देगी और इसको यहाँ निगेटिव मिल जाएगा और ये रिवर्स बाइस में अपना काम शुरू कर देगा, ओके। तो यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया, यहाँ से निगेटिव DC बाइस आई, ये दोनों पहुंची RFC सिग्नल पे और RFC चौक पे। RFC चौक ने क्या किया, यहाँ से AC सिग्नल को हटा दिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में से और जो DC सिग्नल है उसको पास होने, यानी DC बाइस को पास होने दिया। और जो इसका बचा हुआ हिस्सा है वो एक बाईपास कैपेसिटर, ये CB जो है एक बाईपास कैपेसिटर है, उसकी हेल्प से ग्राउंड में आ जाता है। इस बाईपास कैपेसिटर की हेल्प से यहाँ ग्राउंडेड हो जाता है, यानी केवल DC सिग्नल ही RFC चौक अपने में से पास होने देता है। RFC चौक का जो एक्शन है बिल्कुल कैपेसिटर के एक्शन के उल्टा है। जैसे कैपेसिटर अपने आप में से या अपने फंक्शन, कैपेसिटर का जो फंक्शन है वो AC को पास होने देता है और DC को ब्लॉक कर देता है। RFC चौक का जो फंक्शन है वो बिल्कुल कैपेसिटर के फंक्शन के अपोजिट है। कैपेसिटर AC को पास होने देता है, DC को ब्लॉक करता है। RFC चौक DC को पास होने देती है, AC को ब्लॉक कर देती है। तो अब होता क्या है
कि इस वेक्टर डायोड तक ये नेगेटिव डीसी बाइस पहुंच जाता है और विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जैसे ही चेंज होता है, अब ये है एक वेरिएबल कैपेसिटर। ये क्या है, ये किस तरह वेक्टर डायोड किस तरह बिहेव करता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ओके, देखिए होता क्या है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किस तरह का सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इस तरह का सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इस तरह का सिग्नल है। अब देखिए होता क्या है कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होता है। ये ज्यादा सुटेबल वर्डिंग्स है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू होता है तो जो निगेटिव डीसी बाइस है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है एक्चुअली, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, यहां से मिलेगा इसको पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये बढ़ी हुई वोल्टेज कहां पहुंचती है, यहां वेक्टर डायोड तक पहुंचती है। ये बढ़ी हुई डीसी वोल्टेज कहां तक पहुंचती है, यहां तक पहुंचती है वेक्टर डायोड तक। और वेक्टर डायोड को जब बढ़ी हुई डीसी वोल्टेज मिलेगी, यहां देखिए जैसे ही वोल्टेज में इंक्रीज होगा, जैसे ही वोल्टेज में इंक्रीज होगा, इस एलसी सर्किट का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वोल्टेज में इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस बढ़ता है और कैपेसिटेंस में इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है ऑफ द कैरियर वेव। तो होता यहां यह है कि जैसे ही वेक्टर डायोड को हम जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो वीबी ये जो नेगेटिव डीसी बाइस है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और बढ़ी हुई नेगेटिव डीसी बाइस कहां तक पहुंची है, वेक्टर डायोड तक पहुंचती है। और वेक्टर डायोड चूंकि एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता, इसका कैपेसिटर ये जो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और चूंकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और एलसी सर्किट के पैरेलल में है तो ओवरऑल जो ये ऑक्सीलेटर टैंक सर्किट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑसिलेटर टैंक सर्किट कह रहे हैं, इसका भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और वो एक एम्पलीफायर, ये अगली स्टेज है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। एम्पलीफाइड हम उस सिग्नल को कर देते हैं, केवल इसका रीजन केवल यही है कि हमने उस जो आउटपुट यहां से आएगी एलसी सर्किट की आउटपुट, उसको हम एम्पलीफाइड कर देंगे आगे, ये अलग स्टेज है। लेकिन हमें फंक्शन समझना है वेक्टर डायोड का। ओके, तो हुआ क्या कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ तो कॉन्सिक्वेंटली जो नेगेटिव डीसी बाइस है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई और बढ़ा हुआ नेगेटिव डीसी बाइस कहां पहुंचा, वेक्टर डायोड की इनपुट में। चूंकि ये रिवर्स बाइस में यूज कर रहे हैं, रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है, तो वेक्टर डायोड का ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ गया। और चूंकि वेक्टर डायोड एलसी सर्किट के पैरेलल में है तो एक्चुअली जो पूरा ऑक्सीलेटर टैंक सर्किट है उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस किसमें रिजल्ट करता है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने में, यानी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर देता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, यानी कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो वोल्टेज है वो कम होने लगता है। अब वोल्टेज अगर इसका कम होगा तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के कम होने की वजह से नेगेटिव डीसी बाइस की वैल्यू और कम हो जाएगी और वो घटी हुई नेगेटिव डीसी बाइस कहां पहुंचेगी, वेक्टर डायोड तक पहुंचेगी। और वेक्टर डायोड का ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर डायोड किस लिए कैसे बिहेव करेगा, जैसे एक वेरिएबल कैपेसिटर। और चूंकि ये एक एलसी सर्किट के पैरेलल में काम कर रहा है तो एलसी सर्किट के पैरेलल में काम करने की वजह से जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है इस पूरे फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस के कम होने से एक्चुअली क्या कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जो ये जनरेट करेगा एलसी सर्किट, उस वेव की, उस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो हो क्या रहा है यहां कि जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज बढ़ता है तो
कॉन्सिक्वेंटली एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। जो एलसी सर्किट जनरेट कर रहा है साइन वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कम होता है, तो इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज, जो एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, जो एलसी सर्किट जिस फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती, कम हो जाती है। तो जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज बढ़ता है, एलसी सर्किट के द्वारा जो कैरियर वेव जनरेट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कम होता है, वैसे ही एलसी सर्किट द्वारा जो जनरेट हो रही है कैरियर वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ वैरेक्टर डायोड, चूंकि एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से हम वैरेक्टर डायोड को एफएम मॉड्यूलेशन या एफएम जनरेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव के जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड। मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। हमने एक एएफ ट्रांसफार्मर यूज किया है। यहां हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लगाया है टू द प्राइमरी ऑफ दिस एएफ ट्रांसफार्मर, एंड टू द सेकेंडरी ऑफ AF transformer we have used a negative DC bias. Okay, then the combined input of this transformer, the output of this transformer is coming to the RFC choke, and RFC choke is block the AC signal and pass out the DC signal, and these DC signal is used as an input of Vector diode, and Vector diode, you know all that Vector diode behave as a variable capacitor and start working. Okay, for the positive half cycle, or when the voltage of modulating signal is increased, the value of VB is also increased, and this increased voltage is coming to the Vector diode. That's why the overall capacitance of this Vector diode is increased, and that's why the whole capacitance of this LC circuit and to the Vector diode is increased. This consequently change into the frequency or increase the frequency of LC circuit, which generated by a LC circuit. And when there is a decrease in the modulating signal, or when the voltage of the modulating signal is decreased, consequently the value of VB is decreased, and these decreased voltage also act as the input of Vector diode. That's why the capacitance of Vector diode is increased, and the all over capacitance of this whole circuit LC and Vector diode is decreased. This decrease is result in the decrease of frequency, and that's why we, in this way, we obtained a frequency modulated wave. This is all about the operation of Vector diode. That's all for now, and meet you into the next one. Till then, thank you.